बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, कोरोना के वार में फिर तेजी। डिवीजन भर में मजीद 2 अमवात, 93 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में एक मरीज जान से गया। 63 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में भी एक मरीज जान बहक। 12 मरीजों का इजाफा हुआ। झांग में 14 और चिन्योट में 4 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। आपको बताते चले, इस हवाले से कोरोना के वार में फिर तेजी। डिवीजन भर में मजीद 2 अमवात, 93 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में एक मरीज जान से गया। 63 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में भी एक मरीज जान बहक। 12 मरीजों का इजाफा हुआ। झांग में 14 और चिन्योट में 4 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आई। आपको बताते चलें, कोरोना के वार पर वार जारी हैं। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जो अवाम है SOPs को फॉलो नहीं कर रही। डिवीजन भर में मजीद 2 अमवात, 93 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में एक मरीज जान से गया। 63 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। DHQ अस्पताल चिन्योट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद आजम कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर आजम ने खुद को करंतना कर लिया। डॉक्टर मोहम्मद सादिक को MS का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। आपको बताते चलें, DHQ अस्पताल चिन्योट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद आजम कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर आजम ने खुद को करंतना कर लिया। डॉक्टर मोहम्मद सादिक को MS का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। आपको बताते चले, इस हवाले से DHQ अस्पताल चिन्योट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद आजम कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर आजम ने खुद को करंतना कर लिया। डॉक्टर मोहम्मद सादिक को MS का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। आपको बताते चलें कि MS DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आजम कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर आजम ने खुद को करंतना कर लिया। डॉक्टर मोहम्मद सादिक को MS का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करते चलें, DHQ अस्पताल चिन्योट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद आजम कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर आजम ने अपने आप को करंतना कर लिया। डॉक्टर मोहम्मद सादिक को MS का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। आपको बताते चले, DHQ अस्पताल चिन्योट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद आजम कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर आजम ने खुद को करंतना कर लिया। डॉक्टर मोहम्मद सादिक को MS का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। आपको बताते चलें, इस हवाले से DHQ अस्पताल चिन्योट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद आजम कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मजीद बात करेंगे वकार घुमन से। जी वकार, बताएगा। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल चिन्योट के जो MS हैं डॉक्टर मोहम्मद आजम, गुज़श्ता रोज उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई और उसके बाद उन्होंने खुद को करंतना कर ली है। कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। उनके बाद DHQ के बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चलें, DHQ अस्पताल चिन्योट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद आजम कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर आजम ने खुद को करंतना कर लिया। चिन्योट में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम जारी हैं। मजमूई तौर पर जिले भर में 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स और मोबाइल टीम्स के जरिए 3,32,500 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगा दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिन्योट में एक तरफ जहां कोरोना वायरस की चौथी लहर के बढ़ते खदशात हैं, तो दूसरी जानब महकमा सेहत की जानब से कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी तेज़ी से जारी है। 3,32,000 से ज़्यादा अफराद को ये वैक्सीन लगाई गई है। हमारे साथ CEO हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि वैक्सीनेशन के अमल को मज़ीद तेज़ करने के लिए क्या इकदाम किए जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने भी बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अब तक तकरीबन 3,32,524 लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी है। 42% ऑफ दी टारगेट है जो हमें टारगेट मिला हुआ है। मज़ीद इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए हमने मोबाइल टीमें बनाई हुई हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों को फोकस करती हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, लारी अड्डाज हैं, बस स्टॉप्स हैं, शराइन्स हैं, और हम मुख्तलिफ़ महलों में जाके एक जगह पे बैठ के कैंप करते हैं और वहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स लोगों को कन्विंस करके ले आती हैं कि आप अपनी वैक्सीन कोरोना की करवाएं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। तो कोशिश में हम चाहेंगे 100% टारगेट अचीव करें, तो इस पे यही काम कर रहे हैं। मज़ीद मोबाइल टीमों को बढ़ा रहे हैं और वैक्सीन की तमाम वैरायटी भी हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है। और सेम जो हमारे CVCs पे हमला है उनको भी हमने बताया हुआ है कि जो भी कोई आए जो 18 साल से ऊपर जिसकी एज है उसको रिफ्यूज़ बिल्कुल भी ना करें और उनको वैक्सीन लगाएं।
جی بالکل، کورونا ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے. 3,32,524 افراد کو یہ ویکسین اب تک لگائی گئی اور CEO چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب کا یہ کہنا ہے کہ 42% جو ہے وہ عوام کو یہ ویکسین لگا دی گئی اور مزید جو ہے وہ 100% ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے موبائل ٹیمیں اور اس کے علاوہ 11 ویکسینیشن سینٹر. کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. بہت شکریہ عبدالقدیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں کارپوریشن کی ترقیاتی اسکیمز کے ایشوز بڑھنے لگے. بلدیاتی نمائندگان نے تحفظات کا اظہار کر دیا. کہتے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں فیصل آباد کارپوریشن کی ترقیاتی اسکیمز کے ایشوز بڑھنے لگے. بلدیاتی نمائندگان نے تحفظات کا اظہار کر دیا. کہتے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے. مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے. جی بتائے گا. جب بات کی جائے یہاں پر کارپوریشن کے حوالے سے بات کریں اگر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تو یہ عدالتی آرڈرز آ چکا ہے. نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت کی جانب سے جاری نہیں کیا جا رہا. ڈپٹی میئر امین باٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندگان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور یہاں پر نوٹیفیکیشن کے باوجود جو ڈیولپمنٹ کروائی جا رہی ہے اس پر ان کا کیا موقف ہے. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالرحمان بھائی، بات یہ ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں جمہوریت کا علمدار ہوں اور میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں. سب سے پہلے ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ نے بحال کیا ہوا ہے، تو بحال کرنے کے باوجود ہمیں اختیار نہیں دیے جا رہے. تو بھائی آپ عدالتوں کی کیسے بات مان رہے ہو؟ تم تو مخالفت کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ اب میں نے دیکھا ہے اپنے شہر میں بھی، مطلب جو ہمارے فنڈ ہیں جو ہم نے استعمال کرنے ہیں، یہ لوگ اپنے جعلی کوآرڈینیٹر بنا کے ان کے ذریعے گلیاں بنا رہے ہیں. اور گلیاں بھی بنا نہیں رہے، صرف ریت اور بجری. آپ کہیں بھی جا کر 41 لے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک یہ انہوں نے رشوت کھانے کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ آپ نے ہمیں بحال کیا ہے اور عمران کی گورنمنٹ آپ کو نہیں مان رہی. آپ از خود نوٹس لیں تاکہ جو گلیاں بنا رہے ہیں آپ ہمیں آرڈر کریں کہ ہم ان کو پکڑیں اور پکڑ کر یہ بتائیں کہ دیکھیں اگر یہ بنانے بھی ہیں تو کم سے کم ایسی گلی بنائیں کہ وہ جو 2-4 سال وہ ٹوٹے نہ. میرے محلے میں ایک گلی بنائی ہے، ادھر سے انہوں نے بڑھائی ہے، اسی وقت ہی وہ ٹوٹ گئی. تو بات یہ ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم کہتے ہو میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، اگر تم کرتے ہو تو آج سے ہی فوری اعلان کرو کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں بحال ہیں. اس سے عوام میں، ہمارے علاقوں میں لوگوں کو ایک تو سہولت ہو جاتی ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ بلدیاتی اداروں کے پاس جاتے ہیں، چیئرمینوں کے پاس جاتے ہیں، کونسلروں کے پاس جاتے ہیں، فوری ان کا کام ہو جاتا ہے. یہ کرونا دیکھیں اب آیا ہوا ہے، کرونا میں بلدیاتی ادارے سب سے زیادہ مفید ثابت ہوں گے. لہذا میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے، چیف جسٹس پاکستان سے، جو آپ نے بحال کیا ہے اس کو فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے. جہاں اس حوالے سے بات کی جائے تو جو تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے بلدیاتی نمائندگان مایوس ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پابندی کے باوجود بلدیاتی ادارے جو ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں بلدیاتی نمائندگان کو مشکلات کا سامنا ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جنگ کو بڑا ترقیاتی منصوبہ ملنے کا بھی کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا. 7 ارب روپے کی اسکیم مکمل کرنے کے لیے تاحال فائل ورک ہی مکمل نہ کیا جا سکا. آپ کو بتاتے چلے جنگ کو بڑا ترقیاتی منصوبہ ملنے کا بھی کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ بیورو چیف طیب سیر سے. جی طیب بتائے گا فائل ورک کیوں نہ مکمل کیا جا سکا؟ ضلع جنگ کو رواں مالی سال کے اندر چھٹا سب سے بڑا ترقیاتی پروجیکٹ جو ہے، یہ پیکج ہے وہ دیا گیا ہے اور تقریباً یہ 12.5 ارب روپے سے زائد کا یہ پیکج بنتا ہے، جس میں 7 ارب روپے سے زائد کی وہ تمام اسکیمیں شامل ہیں جو کہ 5 کروڑ روپے یا 5 کروڑ روپے سے کم مالیت کی اسکیمیں ہیں اور ان کو ڈی سی نے مکمل کرنا ہے. اور یہ تمام تر اسکیمیں مکمل کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے ڈی سی کو باقاعدہ طور پہ 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی. اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 3 ماہ میں سے 2 ماہ آلموسٹ گزر چکے ہیں، صرف 1.25 مہینہ باقی رہ چکا ہے. لیکن جو تمام تر اسکیمیں تھیں جس کے اندر ہیلتھ، پبلک ہیلتھ، اسکول ایجوکیشن، لوکل گورنمنٹ اور تحصیل کونسلز کی جو دوسری اسکیمیں تھیں وہ تمام کی تمام اس کے اندر شامل تھیں.
وہ ابھی تک شروع نہیں کی جا سکی، جبکہ شروع کرنا ابھی دوسرا سٹیپ ہو جائے گا۔ تمام تر اسکیموں کا جو ابھی تک فائل ورک ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا، جبکہ ڈی سی کی زیر صدارت جو ضلعی ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کے اندر فائنل کیا گیا تھا کہ اگست کے وسط میں تمام تر اسکیموں کی جو فائل ورک ہے مکمل کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد ٹینڈرنگ اس کے اوپر کر دی جائے گی۔ لیکن ابھی تک کسی اسکیم کے ٹینڈرز نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اسکیموں کے اوپر جو کام ہے وہ شروع ہی نہیں کیا جا سکا، اور اس وقت تمام تر اسکیمیں فائلوں کے اندر ادھوری پڑی ہوئی ہیں، جبکہ وقت جو ہے اس سے بہت کم رہ چکا ہے۔ اور جبکہ اگر ہم خزانے کی بات کرتے ہیں تو خزانے میں بھی ابھی تک تمام تر اسکیموں کے اوپر صرف 15% فنڈ جو ہے وہ فائنانس آفس کے اندر جمع کیا گیا، اکاؤنٹس آفس کے اندر جمع کروایا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹھیکیدار ہیں وہ بھی کام کو نہیں پکڑ رہے۔ ان کا کہنا ہے جب تک اسکیمیں فل فنڈڈ نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک ان کے اوپر کام شروع نہیں کریں گے، ورنہ ہمارے تمام تر جو پیسے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، جس کے اوپر انتظامیہ کی جانب سے ان تمام تر لوگوں کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ ان اسکیموں کے اوپر اپنا کام سٹارٹ کروائیں، ہم آپ کو پیسے جو ٹینڈر ہیں جاری نہ کیے جا سکے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جھنگ کا لاری اڈا پانی میں ڈوب گیا، اڈے کی طرف آنے والی سڑک پر گہرے گڑھے پڑ گئے، پانی کے باعث مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، تعفن کے باعث کام کرنے والا عملہ بھی پریشان ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے جھنگ کا لاری اڈا پانی میں ڈوب گیا، اڈے کی طرف آنے والی سڑک پر گہرے گڑھے پڑ گئے، پانی کے باعث مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مزید بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے، جو بتائے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، جھنگ کا لاری اڈا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کے اطراف میں سیویج کا گندا پانی جمع ہے، اور اب سیویج کا گندا پانی لاری اڈے کے داخلی راستے پر بھی جمع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر آنے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین علی عباس آپ کو دکھا سکیں گے اس داخلی جو راستے پر جو ہے وہ گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں، اور لوگوں کا یہاں تک پہنچنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ بچے، خواتین جو ہیں وہ اسی پانی سے گزر کے لاری اڈے تک پہنچتے ہیں اور اکثر اوقات یہاں پر گر جاتے ہیں۔ اس پانی کی وجہ سے پورے علاقے میں تعفن پھیلا ہوا ہے، اور انتظامیہ کا کوئی بھی اس حوالے سے کردار نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہاں پر جو ٹرانسپورٹرز موجود ہیں، کام کرنے والا عملہ موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ کتنے سے پانی کھڑا ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے آپ کو؟ جناب یہ کم از کم 1.5 مہینے سے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا یہ پانی کھڑے کو، نہ کوئی سواری یہاں پہ پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی عملہ جو ہمارا ہے بسوں کا ڈرائیور کنڈکٹر وہ اتنے پریشان ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ ہم ڈی سی او صاحب سے اپیل کرتے ہیں، ڈی سی او صاحب ہمارے غریبوں کا بھی کچھ احساس کریں، کیونکہ یہاں پہ کام کرنے والے ہزاروں لوگ جو مزدوری کماتے ہیں، آپ کو ریونیو بھی دیتے ہیں، آپ اس ریونیو سے ہمارے لیے کچھ لگا دیں، آپ کی مہربانی۔ جی بالکل، یہاں پر ہزاروں افراد بلا شبہ روزگار کے لیے آتے ہیں، ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، پانی جمع ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈرائیور ہاں تے میں 24 گھنٹے اتنے رہنے ہیں، ویکھ لو بہت ساری گڈی لگی ہوئی ہے، جتنے مسافر ہیں نا سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ سارا ڈی سی صاحب سے مطالبہ یہ ہے کہ پانی کا ختم کرا، نہ ایم پی اے صاحب سے کہتے ہیں نہ ایم این اے سے کہتے ہیں۔ شکریہ۔ بالکل، ڈرائیور تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی گاڑیاں یہاں تک آتی ہیں، مشکلات کا ان کو سامنا ہے، جو آنے والے جو شہری ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسافر ہیں وہ تعفن شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ مبشر حسن نقوی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ٹوبہ میں عوامی نمائندوں کو ملنے والے ترقیاتی فنڈ سے مصطفیٰ آباد کے مکینوں کو فائدہ نہ ہو سکا، عرصے دراز سے ٹوٹی ہوئی سڑک کی تاحال مرمت نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید بات کریں گے شاہد محمود سے، جو شاہد بتائے گا شہریوں کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ جی بالکل، اگر بات کریں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے محلہ مصطفیٰ آباد روڈ کی جو ہے تاحال نہیں سنی گئی، جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کچھ میرے ساتھ لوگ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کس طرح سمجھتے ہیں روڈز کے حوالے سے؟ روڈ سر سارا ٹوٹا پھوٹا ہے آپ کے سامنے، آئے دن کوئی نہ کوئی گاڑی کا نقصان ہے، کبھی ٹائر پھٹ گیا، پنچر ہو گیا، کبھی گاڑی کا کوئی نقصان ہو گیا۔ ہم حکومت سے یہی اپیل ہے اس کو جلد سے جلد مرمت کیا جائے۔ جی بالکل، اس طرح کی بات سنی اور روڈ کو فوری طور پر بنایا جائے، جس کی وجہ سے پریشانی کچھ اور بھی یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات۔ آپ بتائیے کس طرح سمجھتے ہیں یہاں پہ عام طور پر جب ہوتی ہے اچھی خاصی پریشانی کا سامنا تو ہوتا ہے؟ نویں موٹر سائیکل بھائی موٹر سائیکل کا بہت نقصان ہوتا وا، روڈ سارا ہی اور توڑ تاکا اسی طرح ہی روڈ سارا ہی تے بہت مشکل ہوتی ہے۔ دو تین دن جڑے ہونے موٹر سائیکل پھر نویاں موٹر سائیکل بعض کا تو ایسے آئی اوپر دی آئی وا اس روڈ کی وجہ سے۔ جی بالکل، اس طرح کی بات سنی کہ بعض اوقات تو اس روڈ سے نہیں آتے، جس کی وجہ سے اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جس طرح سے آپ کو حالت نظر آ رہی ہے روڈ کی، جگہ جگہ سے اسی طرح سے
टूटा हुआ है, लेकिन इंतजामिया की नज़रों से शायद ओझल है। मोहल्ला मुस्तफाबाद अरसा दराज से जगह जगह से रोड टूटने की वजह से लोग आमदोरफ्त में भी अच्छी खासी परेशानी का सड़क की तामीर और मरम्मत की जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गफलत के बायस माली साल 2020 के इनकम टैक्स रिफंड्स केसेस की बड़ी तादाद ताहाल ज़ेर इल्तवा है। FBI हेडक्वार्टर्स का 15 सितंबर तक 5 करोड़ तक के तमाम इनकम टैक्स रिफंड्स प्रोसेसिंग मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद बात करेंगे उमैर असमत से। जी उमैर बताएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गफलत के बाइस माली 2020 के सैकड़ों इनकम टैक्स रिफंड्स केसेस ज़ेर इल्तवा होने का मामला सामने आया है। इस हवाले से सेक्रेटरी बजट FBR असद अजीज़ की जानिब से बरहमी का इजहार करते हुए हिदायत जारी की गई हैं कि कवानीन के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड्स जिस साल में माली साल में क्लेम किए जाते हैं तो उसी साल के दौरान उनकी प्रोसेसिंग और उनकी अदायगी जो है वो करना ज़रूरी होता है, मगर FBR की में मतहत दफातर के अफसरान की गफलत के बाइस बड़ी तादाद में केसेस ऐसे हैं जो कि इल्तवा का शिकार है। तो इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि इनकम टैक्स रिफंड्स जो कि 5 करोड़ रुपए तक की मालियत के हैं वो क्लेम किए गए हैं और वो अभी तक माली साल 2020 के हैं और उन पर प्रोसेसिंग नहीं की जा सकी, तो 15 सितंबर तक यानी कि अगले महीने की 15 तारीख तक उन तमाम केसेस की प्रोसेसिंग जो है वो मुकम्मल की जाए और उसके बाद जो केसेस हैं वो हतमी मंजूरी के लिए बोर्ड को भिजवाए जाए, जिस पर बोर्ड जो है वो उनकी हतमी मंजूरी देगा और इनकम टैक्स रिफंड्स की रकूम जो है वो मुतलका टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब इनकम टैक्स रिफंड्स इल्तिवा का शिकार होने के बायस जो टैक्स गुजार है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स गुजार को परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ना कितार ना इंतजार खिदमत आपकी दहलीज पर। PLRA का अवामी सहूलत के पेश नज़र अहसन इकदाम। लाहौर समेत मजीद 16 अजला में मोबाइल अराजी रिकॉर्ड सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया। मुकर्ररा फीस की अदायगी से घर बैठे फ़र्ज का इजरा होगा। इंतकालात की तस्दीक की जा सकेगी। आपको बताते चले इस हवाले से PLRA का अवामी सहूलत के पेश नज़र अहसन इकदाम। लाहौर समेत मजीद 16 अजला में मोबाइल अराजी रिकॉर्ड सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया गया। मुकर्ररा फीस की अदायगी से घर बैठे फ़र्द का इजरा किया जाएगा। इंतकालात की तस्दीक की जा सकेगी। आपको बताते चलें इस हवाले से PLRA का अवामी सहूलत के पेश नज़र अहसन इकदाम। लाहौर समेत मज़ीद 16 अजला में मोबाइल अराजी रिकॉर्ड सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया गया। मुकर्ररा फीस की अदायगी से घर बैठे फ़र्द का इजरा होगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करें। हुकूमत की स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजर के लिए अहम स्कीम मुतारिफ करवा दी गई। SMEs को 25 की बजाय 9% पर कर्ज मिलेगा, जबकि 40 से 60% रिस्क हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चैम्बर सदर हाफिज एहतशाम जावेद कहते हैं, हमारे मुतालबे पर स्कीम आई और इससे बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बताते चले इस हवाले से कि हुकूमत की स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजर के लिए अहम स्कीम मुतारिफ करवा दी गई। SMEs को 25 की बजाय 9% पर कर्ज मिलेगा, जबकि 40 से 60% रिस्क हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चैम्बर सदर हाफिज एहतशाम जावेद कहते हैं कि हमारे मुतालबे पर स्कीम आई और इससे बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। मजीद बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताएगा। आपको बताते चले हुकूमत की स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजर के लिए अहम स्कीम मुतारिफ करवा दी गई। SMEs को 25 की बजाय 9% पर कर्ज मिलेगा, जबकि 40 से 60% रिस्क हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद कहते हैं, हमारे मुतालबे पर स्कीम आई और इससे बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बताते चलें इस हवाले से हुकूमत की स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजर के लिए अहम स्कीम मुतारिफ करवा दी गई। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताएगा कौन सी स्कीम है ये? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से SMEs के लिए एक बहुत ही मुफीद स्कीम जो लॉन्च की गई है, जहां उन्हें 25% पे जो है वो कर्ज मिला करता था, उसका शरह जो है वो बहुत कम कर दी गई है। और ये नई स्कीम जो है इसमें 40 से 60% जो रिस्क है वो गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त करेगी। हमारे साथ सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और CEO फेडमिक हमारे साथ मौजूद है शाम जवेद से बात करें। आप सब कैसे देखते हैं SMEs के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस भी है और आप सबसे पहले इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म से आवाज़ उठा चुके हैं, किस हद तक समझते हैं ऐसी स्कीम्स बहुत ज़्यादा
मुस्तफीद होंगी नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए? देखें जी, सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फैसलाबाद चैम्बर की आवाज़ पर जो अपना प्रॉमिस था उस दिन मीटिंग में भी किया और उसको आज अनाउंस कर दिया, और वो एक बड़ी ही मुस्बत और ऐसी स्कीम है जो समझता हूं जिसके ज़रिए एसएमईज़ के जो फाइनेंशियल क्रेडिट्स का कंसर्न था वो हल होगा। अभी जौन सा आपके मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हद तक तो ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसको एनहांसमेंट की ज़रूरत है। इस वक्त हम इसका बड़ी ही कीनली इसकी स्टडी कर रहे हैं कि इसके कौन कौन से लोग, किस हद तक के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो आने वाले दिनों में इसके साथ फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसमें पाबंद किया है बैंक्स को कि वो लोगों को ऐसे लोन दें जिसका ज़्यादातर रिस्क है वो गवर्नमेंट खुद उठाने जा रही है। बेसिकली कोलैटरल फ्री ये लोन्स हैं जो लोगों को देने जा रहे हैं, जिनसे लोगों की जो लिक्विडिटी के मसाइल हैं वो हल होंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, छोटी इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, जिससे ना सिर्फ मुल्क की तरक्की के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर और सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से इसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी और एसएमई बड़ी तरीके अंदाज के अंदर जो है आगे बढ़ भी सके। खासतौर पर पाकिस्तानी बरामदात को बढ़ाने के अंदर जहां एसएमई इंडस्ट्री जो है उसका किरदार बड़ा कलीदी अगले आने वाले सालों में हो सकता है। तो एहतिशाम जुवैद साहब का कहना है ये एक अहम रोल होगा पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाने के अंदर। पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी ने मुहर्रमुल हराम के पहले 10 अयाम में बेहतरीन इंतजाम पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। कहते हैं इंतजामिया ने ताजरों के साथ भरपूर ताउन किया है। आपको बताते चले इस हवाले से फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी ने मुहर्रमुल हराम के पहले 10 अयाम में बेहतरीन इंतजाम पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया है। मजीद बात करेंगे शराज पर से। जी शराज बताएगा। जी बिल्कुल, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त रेक्स सिटी के तमाम ताजिर मौजूद हैं जो कि अप्रिशिएट कर रहे हैं इंतज़ामिया को, फेस्को को और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, डीसी फैसलाबाद को, कमिश्नर फैसलाबाद को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि मुहर्रमुल हराम के इन 10 अयाम में उनकी बेहतरीन कारकर्दगी रही है। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सदर साहब इंतज़ामिया की और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कारकर्दगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कार्रवाई देने पर। बात इस तरह है कि जो हमारे कानून नाफद करने वाले अदारा जात हैं, जिस तरह पाक अफवाज, रेंजर्स, ख़ास तौर पर ज़िली इंतज़ामिया, पंजाब पुलिस, डॉक्टर्स, ये सब जैसे फेस्को है, इन्होंने हर तरीके के साथ अवाम का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया, जिसके ऊपर ताजिर बिरादरी की तरफ से हम रेक्स सिटी कंप्यूटर प्लाजा और मलहका मार्केटों की तरफ से ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं और हम अपने इन इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ये हमारा फ़ख्र है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से और ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो इस बड़ा बेहतरीन कारकर्दगी रही है इंतज़ामिया की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, फेस्को की। बिजली फराहम करने में बिला तातुल तमाम इदारों ने अपना किरदार अदा किया, जिसकी वजह से इन 10 अयाम को बड़े पुरअमन तरीके से गुजारने में फैसलाबाद के ताजिर भी कामयाब रहे और इसके साथ साथ इंतज़ामिया भी कामयाब रही है और शहरियों की जानिब से भी इस पर इजहार इत्मीनान किया जा रहा है। और शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सूबाई वज़ीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कासरू की सदर अंजुमन ताजरान सिटी ख्वाजा शाहरज़ाक सिक्का के घर आमद। ख्वाजा शाहरज़ाक सिक्का ने एसपी लायलपुर टाउन के साथ होने वाले वाक़े से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने मामला जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। सदर अंजुमन ताजरान सिटी ख्वाजा शाहरज़ाक सिक्का ने मुलाकात में एसपी लायलपुर टाउन के साथ होने वाले मामले से सूबाई वज़ीर ख्याल अहमद कासरू को आगाह किया। ख्याल अहमद कासरू ने ताजरों से बात करते हुए कहा कि इंतज़ामिया और ताजरों का चोले दामन का साथ है। हम अपनी बुजुर्ग शख्सियत की इज्जत में कमी नहीं होने देंगे। जल्द एसपी लायलपुर टाउन के मामले को हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी चौधरी मोहम्मद महमूद आलम जट और सदर जामे क्लॉथ मार्केट शेख सईद अहमद और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियाँ सब्जी मंडी इमरान असलम जुगनू भी मौजूद थे। महकमा लेबर पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड गवर्निंग बॉडी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। 1 से 5 ग्रेड के मुलाजमीन को तनख्वाह में
प्री मेच्योर इंक्रीमेंट देने की मंजूरी दे दी गई। ग्रेड 16 के मुलाजिमीन को टाइम स्केल अपग्रेडेशन देने की मंजूरी भी दे दी गई। फैसलाबाद समेत बड़े अजला और डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्कूल को हायर सेकेंडरी पर अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया। मुलाजिमीन के लिए अलाउंस की मंजूरी भी दे दी गई। आपको इस हवाले से बताते चलें कि महकमा लेबर पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड गवर्निंग बॉडी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। 1 से 5 ग्रेड के मुलाजिमीन को तनख्वाह में प्री मेच्योर इंक्रीमेंट देने की मंजूरी दे दी गई। ग्रेड 16 के मुलाजिमीन को टाइम स्केल अपग्रेडेशन देने की मंजूरी भी दे दी गई। फैसलाबाद समेत बड़े अजला और डिविजनल हेडक्वार्टर में स्कूल्स को हायर सेकेंडरी पर अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। मुलाजिमीन के लिए अलाउंस की मंजूरी भी दे दी गई। आपको बताते चलें इस हवाले से महकमा लेबर पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड गवर्निंग बॉडी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। 1 से 5 ग्रेड के मुलाजिमीन को तनख्वाह में प्री मेच्योर इंक्रीमेंट देने की मंजूरी। ग्रेड 16 के मुलाजिमीन को टाइम स्केल अपग्रेडेशन देने की मंजूरी भी दे दी गई। टोबा में जाली और महंगी खादें ज़रिए अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की कार्रवाई, एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 लीटर और 10 किलोग्राम ज़ायदुल मियाद और गैर कानूनी ज़रिए अद्वियात बरामद कर ली गई। आपको बताते चलें टोबा में जाली और महंगी खादें ज़रिए अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की कार्रवाई, एक मुलजिम गिरफ्तार, 30 लीटर और 10 किलोग्राम ज़ायदुल मियाद और गैर कानूनी ज़रिए अद्वियात बरामद कर ली गई। ब्रेक के बाद आपको बताएं चिन्योट समेत 13 अज़ला के काश्तकारों का पंजाब हुकूमत का केमास का पैदावारी मुकाबला करवाने का फैसला कर लिया। 5 या 5 से ज़ायद एकड़ काबिल काश अराज़ी रखने वाले काश्तकार 15 सितंबर तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे इसी पर बाबर मुनीर से। जी बाबर बताएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत की जानिब से जो कमाद है उस पर पैदावारी मुकाबला जो है वो करवाने का फैसला किया गया है। ज़िला भर में दरख्वास्तें जो हैं वो ऐसे काश्तकार जो 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन रखते हैं वो अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो किसी भी दफातर में जो है वो महकमा ज़राअत के जमा करवा सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इसका क्या क्राइटेरिया रखा गया है और किस तरह ये मुकाबला करवाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वीन के मुताबिक महकमा ज़राअत इस साल भी पैदावारी मुकाबला कमाद का इनकाद करने जा रहा है। उसका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि ऐसा ज़मींदार जिसने 5 एकड़ का कमाद का ब्लॉक लगाया हुआ है वो इस मुकाबले में हिस्सा लेने का अहल है। ज़मींदार जो मालिक है वो भी हिस्सा ले सकता है और जो ठेकेदार है वो भी अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जमा करवा के हिस्सा ले सकता है। उसके लिए क्राइटेरिया होगा कि हमारी कमेटी होगी जिसमें महकमा माल, महकमा शुमारियात और महकमा ज़राअत तौसीक़ के नुमाइंदे होंगे। वो प्लाट्स की एप्लीकेशन की और प्लाट्स की विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, एवेल्यूशन करेंगे, उनकी नंबरिंग कर दी जाएगी। टॉप 10 प्लाट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग 10 प्लाट्स की जाएगी, उनमें जो टॉप 1 to 3 होंगे उनको इनामत दिए जाएंगे। और इस मुकाबले की जो आखिरी तारीख है वो 15 सितंबर है अप्लाई करने की। और ज़िम्मेदारों एक सेहतमंद रुझान पैदा करने के लिए ये महकमा ज़राअत और प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल जी, जो हार्वेस्टिंग है वो टॉप 10 जो ज़मींदार होंगे उनकी ज़मीन का जो है वो क्राइटेरिया लिया जाएगा और फिर उनकी हार्वेस्टिंग के दौरान जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले काश्तकार होंगे उनमें लाखों रुपए के जो नकद इनामात हैं वो दिए जाएंगे। तो वज़ीर आज़म का ये ज़रिए एमरजेंसी एक प्रोग्राम था जिसमें ये फैसला किया गया है कि कमाद के जो पैदावारी मुकाबला है वो करवाया जाए और जिसका मकसद ये है कि जो कमाद की फसल की फ़ी एकड़ पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जाए। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।